इलेक्शन 2024 की तैयारियां जो हैं वो भरपूर तरीके से की जा रही हैं और जो सियासी पार्टियां हैं वो अपनी अपनी कैंपेन भी चला रही हैं। किसका मुकाबला किससे होगा जी, ये भी बड़ा दिलचस्प मरहला है। इसके ऊपर बात कर लेते हैं। नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद साहब हल्का NA 130 लाहौर में आमने सामने होंगे। आजम सवाती और नवाज शरीफ साहब मानसरा से NA 15 में एक दूसरे का मुकाबला कर रहे होंगे। तो इनमें से आपको इन हलकों में कौन स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट अभी वो हम बाद में आते हैं, पहले हम ये बता लें कि कौन किसके मुकाबले में लड़ रहा है। इसी तरह जी आजम सवाती और नवाज शरीफ साहब मैंने बता दिया आपको कि मानसरा NA 15 से हैं। इमरान खान साहब और साद रफीक का मुकाबला है NA 122 लाहौर से। ये भी बड़ा कड़ा मुकाबला होगा। बिलावल और शाइस्ता और लतीफ़ खोसा साहब NA 127 लाहौर से एक दूसरे के मुकाबले में हैं। जो NA 119 है यानी 119 जो है जी, वहाँ से इत्तलात ये हैं कि मरियम अलीम खान साहब और सनम जावेद साहिबा जो PTI की इस वक्त जेल में है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, लेकिन इम्कानात इसके जो है यही कहे जा रहे हैं। इसी तरह से NA 118 यानी NA 118 में हमजा शहबाज और अलीम खान साहब का एक्सपेक्टेड एक दूसरे के सामने मुकाबला है, लेकिन ये भी जैसा कि सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है, कुछ पता नहीं फाइनल क्या होगा। ठीक है। NA 150 मुल्तान से जी शाह महमूद कुरैशी और जवेद हाशमी साहब ने कागजात दाखिल कराए हैं। बड़ा मुकाबला है ये। कुछ जो पार्टी के सरबराहान हैं वो मुख्तलिफ इलाकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इमरान खान साहब NA 89 मियाँ वाली से हैं। बिलावल NA 149 लाड़काना से हैं। मौलाना फजल रहमान NA 44 DI खान से हैं। और जहांगीर तरीन साहब जो है वो दो जगह से इलेक्शन लड़ रहे हैं, मुल्तान से और लोधरा से। ये हो गया जी एक मंजरनामा। दूसरी बात यह है कि अभी हमने देखा कि जो इल्ज़ामात की जो बारिश है वो हर तरफ से जारी है। एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम भी लगाए जा रहे हैं, एक दूसरे को एक्सपोज करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। कौन उसमें किस हद तक कामयाब है वो तो देखना पड़ेगा, लेकिन और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हमारे सामने मौजूद हैं वो हम बयान कर देते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब भी अभी चूँकि जेल में हैं, उनकी ज़मानत साइफर में तो हो गई है, लेकिन वो अभी जेल से बाहर नहीं आए हैं। क्या वो अपनी कैंपेन जो है वो उसको लीड कर सकेंगे कि नहीं? यही हाल महात्मा खान साहब के बारे में भी है कि सुप्रीम कोर्ट से तो उनको रिलीफ मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत आउट ऑफ द वे जाके उनको रिलीफ दिया है, और प्रिटेक्स्ट ये था कि जमहूरियत में जो लोग हैं उनको उनके इस हक से महरूम नहीं करना चाहिए कि वो अपना इलेक्शन कंटेस्ट करें। तो बाकी उनके ऊपर अभी बाकी के मुकदमात बहुत हैवी हैं। 2-3 मुकदमात में उनकी गिरफ्तारी हो चुकी हुई है। एक नैब का रेफरेंस जो है वो तोशाखाना के हवाले से, और एक जो है वो अपने 190 मिलियन। बुखारी साहब, मैं ये चाह रही हूँ कि जो साइफर केस है ना, इसको हम थोड़ा सा डिटेल डिस्कस करें। इसको हम बाद में रखते हैं। पहले मुझे ये बताएं कि जो अभी आपने हल्के मुझे गिनवाए हैं कि जिन पार्टी के सरबराहान जो है वो आपस में मद्दे मुकाबले हैं, उनमें स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट कौन है? देखिए, ये जो तो पार्टी के हेड्स बड़ा मुश्किल मुकाबला लग रहा है। बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं। जो तो पार्टी के हेड्स हैं उनको, जो उनके टिपिकल हल्के हैं, उनमें से तो हराना मुश्किल है। ये तो बिल्कुल हमारे यहाँ मैनी टाइम प्रूवन। मगर यू कैन नॉट रूल आउट ए सडन सिचुएशन के क्या हो सकता है। बहुत सारे ऐसे नतायज पिछले इलेक्शंस में हमने देखे हैं। मैं भुट्टो साहब के इलेक्शन से शुरू हो जाइए, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि मियां मुमताज़ दौलताना साहब अपनी लुड्डन की कॉन्स्टिट्यूंसी से हार जाएंगे। बड़े बड़े नाम हैं जो बहुत पुराने वेटरन पॉलिटिशियंस थे, नवाब रसूलुल्लाह खान, ये इस तरह के बहुत सारे नाम मैं ले सकता हूँ जो इलेक्शन हार गए थे। यानी इस दफ़ा एक्सपेक्ट ये किया जा सकता है कि बड़े बड़े सेटअप्स भी हो सकते हैं। देखें, उसकी दो बुनियादी वजूहात हैं। एक तो ये कि जो पार्टी सबसे बड़ी दावेदार है कि जनाब हम तो तबाही फेर देंगे, वो तो PTI है। उनका ख्याल ये है कि उनका वोट बैंक जो है इंटैक्ट है। उनका ख्याल ये है कि लोग जो हैं वो 90+ वोट दे के उनको जितवा देंगे। ख्वाब देखने में कोई ना पाबंदी है, कोई ना कोई ख़राबी है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स पुराने अब नहीं रहे हैं। एक तो ये कि अब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट उनके एक पेज मंत्रा का हिस्सा नहीं है। दूसरी बात ये कि इसके बरअक्स मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि हम तो अपॉलिटिकल हैं, हमसे कोई तवक्का ना रखे, इलेक्शन लड़ें, जो जीत के आएगा उसको हुकूमत बना देंगे। ये वो फैक्टर्स हैं जो अब उनके अगेंस्ट हैं। इसी तरह से उनकी सारी लीडरशिप जो है वो फ्री थी,
मतलब इलेक्शन कैंपेन भी की उन्होंने, जलसे जुलूस भी किए उन्होंने, एहतजाजात भी किए उन्होंने। अब उनके 3 हिस्से बन गए हैं। एक वो हैं जो मफरूर हैं, एक वो हैं जो पार्टी छोड़ के चले गए हैं, एक वो हैं जिनके ऊपर मुकदमात हैं। जो बाकी बचा ना, जिसको कहते हैं सम टोटल अगर आप निकालें तो वो पिक्चर कोई बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं है। दूसरा ये कि थोड़ा सा हम अपनी साइकी की भी बात कर लें कि हमारी साइकी ये है कि लीडर वही है जो ग्राउंड पर मौजूद हो। मैं इसकी बदतरीन मिसाल आपको देने लगा हूँ, वो ये है कि जब नवाज शरीफ साहब यहाँ नहीं थे, उनकी गैर मौजूदगी में पंजाब, जिसको वो अपना गढ़ कहते हैं, हॉटलैंड कहते हैं, वहाँ 20 सीटों के ऊपर बाई इलेक्शंस हुए थे जुलाई 2022 में। क्या हुआ? 15 सीटें पीटीआई फिर जीत गई, 5 पर भी वो अपनी गलती से हारे हैं। तो उन्होंने 2-3 गलतियां ऐसी की थी जिसका नतीजा यही निकलना था। एक तो ये कि उन्होंने पीटीआई के ही उन लोगों, मेजॉरिटी ऑफ देम, उनको टिकट दे दिया दोबारा। अब जो पीएमएलएन का वर्कर है वो सडनली किसी अजनबी के लिए वोट देने के लिए घर से नहीं आएगा। फैक्टर्स उसके जो भी हों, लेकिन तय ये हुआ कि अगर आप ज़मीन पर मौजूद नहीं है, ग्राउंड में नहीं है, फील्ड में नहीं है, तो पार्टी वर्कर डेस्परेट होके घर से ही नहीं निकले। अब भी खदशा तमाम तर जितने इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स हैं वो यही कह रहे हैं कि अगर वोट टर्नआउट पीटीआई की तवक्को के मुताबिक ना हुआ तो नताइज बड़े खौफनाक हो सकते हैं। वो क्यों नहीं होगा उनकी तवक्को के मुताबिक? एक तो ये कि उनके खिलाफ केसेस हैं, बेपनाह लोग जेलों में हैं, या मिलिट्री ट्रायल भी हो रहा है बहुत से लोगों का, 102 लोगों का हो रहा है, आपको पता ही है, या कुछ गायब हैं। जो लोग बाकी हैं वो क्या ये रिस्क लेंगे? क्योंकि डर ये है, और ये डराया भी कहीं बाहर से नहीं जा रहा, खुद पार्टी डरा रही है कि जी हमारे लोगों को पकड़ लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। जब ये एप्रीहेंशंस होती हैं तो वो यूथ जो बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है उनकी पार्टी का, उनके घर वाले फिर उनको निकलने नहीं देते, क्योंकि उनका ख्याल ये होता है कि ये बच्चे जाएंगे या वहाँ गड़बड़ होगी तो पकड़े जाएंगे, या वैसे उनके खिलाफ। 9 मई के वाक़े के बाद तो, और 9 मई के बोझ के बाद के लिए पेरेंट्स खास तौर से बहुत डरे हुए हैं। तो ये वो फैक्टर हैं जो उनके अब हक में नहीं है। दूसरी बात ये है कि इस वक्त इलेक्शन कैंपेन जो है, जो उनके वकला जो बड़ी तादाद में जिनको टिकट दिए जा रहे हैं बकौल खुद उनके, वो तो लड़ते रहे मुकदमे। जो लीडरशिप है वो गायब है, जैसा मैंने कहा, या इलेक्टेबल भाग गए हैं, या कुछ मफरूर हैं, या कुछ जेलों में हैं। तो किसी ने एक्टिवली कोई कैंपेन की नहीं है, ना अभी तक आपको कहीं नज़र आ रही है। वो जो उन्होंने सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस दी है वो है केपीके में। 2-3 बड़े जलसे वहाँ किए हैं उन्होंने, खासतौर से शेर अफजल मरवत साहब जो हैं, उन्होंने 2 कन्वेंशन के नाम पे बहुत बड़ा क्राउड उन्होंने इकट्ठा किया। लेकिन अदरवाइज बाकी के मुल्क में, बलोचिस्तान में ले लें आप, सिंध में ले लें आप, यहाँ ले लें, तो कोई विजिबल कैंपेन उनकी नहीं है। ठीक है, तो बुखारी साहब, ये जो कैंपेन का अभी एक नारा होता है ना, जिसकी बुनियाद पे कैंपेन चलाई जा रही होती है, उसमें हम देख रहे हैं कि पीटीआई जो है वो सिर्फ मजलूमियत का रोना रो रही है, या लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करती हुई नजर आ रही है, अवाम के मसाइल पर वो बात नहीं कर रही है। तो क्या अगर मैं रिवाइव करूँ 1977 के इलेक्शंस को, तो जो भुट्टो के अगेंस्ट एक इत्तेहाद बना था, वो इत्तेहाद जो है वो भुट्टो के अगेंस्ट काम कर रहा था, ना कि अवामी मसाइल पे बात कर रहा था, जबकि जो भुट्टो है वो अवामी मसाइल की बात कर रहे थे। तो वो एक फैसला जो है वो आपने मिसाल, अच्छी मिसाल जो है वो पाकिस्तान की तारीख से, ख़ास तौर से अभी तारीख से दी है, लेकिन इसके हवाले से मैं थोड़ी सी और वजाहत करना चाहूँगा। वो ये रोने धोने की बात जो आपने की है, ये बिल्कुल वजह है, सिवाय इल्ज़ाम तराशियों के और मजलूमियत का रोने के। इस पास कुछ नहीं है कि जो 3.5 साल, पौने 4 साल की हुकूमत थी उनकी, उसमें परफॉर्मेंस कोई नहीं है। व्हेन आई से परफॉर्मेंस, आई डोंट मीन फिगर्स कि जी वो इकोनॉमिक सर्वे में क्या लिखा था और ये क्या लिखा था। ग्रास रूट लेवल पर क्या आवाम उस वक्त खुश थे कि दूध की नहरें बह रही हैं? जी नहीं। दूध की नहरें, जो थोड़ा बहुत दूध चल रहा था वो भी बाकी उन्होंने नहीं छोड़ा जो आने वाले थे 16 महीने में, लेकिन क्राइसिस शुरू हो गया था। डिफ़ॉल्ट पर हम 16 महीने की हुकूमत में नहीं आए, उसमें हम निकले हैं। तो किसके दौर में डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंचे हुए थे हम, वो भी सब कुछ सामने, इसलिए वो ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं गा सकते। अच्छा, मजलूमियत का प्लान भी नहीं है कोई इनके पास। मैंने कहा ना कि उनके पास उस तरह की परफॉर्मेंस का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है।
जो वो बेच सकें, सौदा बेचने के लिए उनके पास मजलूमियत और रोने धोने के अलावा कुछ नहीं है। चलें, बहरहाल ये उनकी अपनी कैंपेन है। चलिए बुखारी साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है इलेक्शन के हवाले से। ब्रेक से एक पहले एक बात रह जाएगी, फिर वो दोबारा नहीं हो पाएगी। वो ये है कि जो मोनू सिलाई की वालिदा साहिबा थी, बहुत काबिल एहतराम है हम सबके लिए, उनके साथ जो कागजात छीनने का वाक़या पेश आया था, उसके बाद जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो दैट वाज इन बैड टेस्ट, क्योंकि उन्होंने अपने बड़े भाई शुजात के बारे में जो जिस तरह की गुफ्तगू की, मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि चौधरी सालक ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया है वो इंतहाई सेन और बहुत ही रिस्पेक्टेबल तरीक़ाकार है। उन्होंने जो बातें की हैं, यहाँ दोहराने का वक्त नहीं है, बहुत लंबी हो जाएगी बात, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसकी तारीफ़ ना करना बहुत बड़ी ज़्यादती होगी, क्योंकि उन्होंने एक नेगेटिव लफ्ज़ नहीं बोला। उनका वो हमारे लिए इज्जत की जगह है, हम उनका एहतराम करते हैं, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते उनके साथ इस किस्म की कोई हरकत करने का। मेरे ख्याल से दिस शुड बी सीन इन दैट स्पिरिट। ये मोनू सिलाई साहब जो हैं वो चूँकि मुल्क से बाहर हैं, उनको भी ये इदराक ज़रूर करना चाहिए कि क्या उनके ख़ानदान में ऐसी रवायत है कि कोई अपने ख़ानदान की बुजुर्ग खातून के साथ बदतमीज़ी का मुर्तकिब हो। ये